डेरिवेशन सीरीज के छठे लेक्चर में आज हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब होता है एक होलो स्फीयर से, बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह, जो कि अंदर से खोखला होता है। ये स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज मान रखा है, जो कि इसके सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इससे फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। और स्फेरिकल सिमेट्री होने की वजह से फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा इसके सरफेस से रेडियली आउटवर्ड होगा, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज में होता है फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड। ओके, इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए हम गॉस थ्योरम का मदद लेने वाले हैं। और तुम्हें पता है कि गॉस थ्योरम का अगर हम मदद ले रहे हैं तो हमें इसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि जो इसका फील्ड लाइन, जो सरफेस चार्ज सरफेस तुम लिए हो, उससे जो फील्ड लाइंस निकल रहा है वो गॉसियन सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी गॉसियन सरफेस के एरिया वेक्टर से वो 0 डिग्री एंगल बना रहा हो। दूसरा, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर जो फील्ड है वो कांस्टेंट हो। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। और दूसरा पॉइंट कि इस स्फीयर से, अगर इस स्फीयर के सेंटर से तुम r डिस्टेंस दूर जाते हो, इसके चारों तरफ घूमोगे, तो तुम्हें फील्ड जो है वो कांस्टेंट मिलेगा, जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक स्फेरिकल होने वाला है, बिल्कुल इसी के शेप की तरह। ठीक है, इससे तुम देख पा रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे बाहर की तरफ निकल रहा है यहाँ पर, और तुम यहाँ पर अगर इस सरफेस पे देखोगे तो ये इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जो कि इस सरफेस के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखते हुए अब हम डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके सरफेस पर फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा और इस इक्वेशन में रख के इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ इंटरेस्टेड हैं इस गॉसियन सरफेस, सॉरी, इस स्फेरिकल सेल के बाहर की तरफ, इस स्फेरिकल सेल से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में, और इसके सरफेस पर और इसके सरफेस के अंदर। ठीक है, इन तीन पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल मान रखा है जिसका रेडियस हम लेने वाले हैं कैपिटल R, जिसका सेंटर O है। अब इससे हम बाहर की तरफ, इस सरफेस से बाहर ही एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमें R डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा जो कि स्फेरिकल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि इस पूरे स्फेयर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लस क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो बच्चों, ये डेरिवेशन में तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दो फॉर्म में डेरिवेशन, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो दो फॉर्म में है। एक इसके चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा के ऊपर एक्सप्रेशन है, दूसरा क्यू के ऊपर एक्सप्रेशन है। हम दोनों ही एक्सप्रेशन को समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसा कि हमने यहाँ एक गॉसियन सरफेस बना लिया है और हमें पता है कि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर पर 0 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे जहाँ हम फ्लक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब फ्लक्स कैलकुलेट किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, इससे बाहर की तरफ। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे हम E मान रहे हैं। ठीक है, E इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, और इसका एरिया वेक्टर जो है उसे भी हम यहाँ बना लेंगे। ये इसका एरिया वेक्टर होगा जो इससे बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसे हम ds मान के चलेंगे। ठीक है, ds वेक्टर, और यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसके अराउंड फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर उसे पूरा इंटीग्रेट करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे इसका। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के हिसाब से हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल
ऑफ फ्लक्स ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म से हटा करके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्यू इनक्लोज, टोटल चार्ज इनक्लोज हमने कितना मान रखा है, प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज है, तो हम यहाँ क्यू लिख सकते हैं। अब यहीं पर हम चाहें तो इसे हम सिग्मा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हम आगे करेंगे, पहले क्यू पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ मेरा ई जो है वो इस पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेट करेंगे ds को। ठीक है, q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस ds का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, s मिलेगा हमें, s मतलब इस पूरे सरफेस का एरिया। ठीक है, इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें पता हो कि एक स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस जो है, हमने गॉसियन सरफेस जो लिया है उसका रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो हम पाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से हमें जो ई का एक्सप्रेशन मिल रहा है वो क्या आ रहा है, क्यू बाई 4 पाई, ये आर स्क्वायर आएगा तो हम पहले एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं और फिर नीचे लिख ले रहे हैं आर स्क्वायर, ये पूरा इधर डिवाइड में आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को देख करके अगर तुम याद करो तो ये बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन की तरह मैच कर रहा है ना। यानी इस एक्सप्रेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो हमने ये स्फीयर समझा है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि तुम्हें इस स्फीयर को नहीं समझना है, ये स्फीयर भूल जाओ। इस एक्सप्रेशन के जरिए हम ये देख पा रहे हैं कि मेरा जो चार्ज है वो इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा। मतलब कि ये जो पूरा स्फीयर है, अगर इसे तुम एक सिंगल चार्ज मान लो तो वो सेंटर पर अगर तुम लोकेट कर दो उस चार्ज को, तो उसके वजह से जो फील्ड बनेगा आर डिस्टेंस पे, ये बिल्कुल उसकी तरह मैच कर रहा है। बात समझ आया, फिर से समझ लो। इस स्फीयर के ऊपर जो पूरा चार्ज है उसको एक तुम सिंगल चार्ज मान लो और इसके सेंटर पर प्लेस कर दो, तो उसके वजह से आर डिस्टेंस पर जो फील्ड निकलने वाला है वो सेम इस स्फीयर की वजह से हमें यहाँ मिल रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो चार्ज के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अगर हम सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी कि अ, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसका मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सॉरी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया मेरा सिग्मा है। ठीक है, अब हम इस पूरे सरफेस एरिया पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, है ना। इस पूरे सरफेस एरिया पर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि चार्ज कितना है। तो यहाँ जो मेरा सरफेस है वो ये इस सरफेस का बात, स्फेरिकल सरफेस का बात किया जा रहा है। सो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पर यूनिट एरिया में चार्ज। अगर मेरा सिग्मा है तो पूरे सरफेस पर चार्ज निकालने के लिए हम इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू एस, और एस जो है वो 4 पाई, यहाँ पर सॉरी ये इसके सरफेस एरिया, स्फेरिकल सेल के सरफेस एरिया, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि इस क्यू के जगह पर जो टोटल चार्ज मेरा है क्यू, उसके जगह पर इस सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर को पुट कर लेना है। तो अगर हम इसे यहाँ पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू जो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर था, इस क्यू की जगह पर हम क्या प्लेस करेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर
स्क्वायर। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि स्फेरिकल सेल के पर यूनिट एरिया पर चार्ज जो है वो सिग्मा है। तो पूरे एरिया पर चार्ज निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पर। तो ये हो गया सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। अब यहाँ से तुम देख रहे हो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। सो ई का एक्सप्रेशन हमें यहाँ मिल रहा है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? तो एक हमें ये एक्सप्रेशन और मिल जाता है सिग्मा के टर्म में। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के मदद से हम कुछ और वैल्यूज यहाँ पर समझेंगे। पहला कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, जो कि जिसमें हमने क्या देखा कि ये जो स्मॉल आर है वो इसके रेडियस से बड़ा है, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब अगर हम इसके सरफेस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, इसके सरफेस पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें गॉसियन सरफेस को इसी पर ड्रॉ करना होगा। यानी यहाँ पर ये जो कैपिटल आर है और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम एक्सप्रेशन में स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर पुट कर सकते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। और स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? कैपिटल आर। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। समझ आ रहा है? ये निकल गया हमारा ऑन द सरफेस। ठीक है, अगला जो है केस, इस केस में हम समझेंगे इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर तुम्हें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। ये इसका रेडियस कैपिटल आर, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, अब तुम यहाँ देखोगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं, यहाँ पर चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं। और अगर चार्ज इनक्लोज्ड यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर Q के जगह पे ही जीरो आ जाएगा। E इज इक्वल जो Q लिखा था यहाँ जीरो आएगा। इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? और ये पीछे वाले जो केस में हमने देखा है, इससे पीछे वाला जो केस हमने देखा है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर तो पूरा चार्ज प्रेजेंट है Q। सरफेस में ही तो हमने चार्ज माना है, तो सरफेस पे तो पूरा चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन सरफेस कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से हमें यहाँ पर चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस कुछ नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जीरो आने वाला है। क्लियर है बात? ठीक है, अब अगर इन तीनों केस को समराइज करके हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा इसको समझ लेते हैं। वाई एक्सिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेंगे और ये एक्स एक्सिस में हम स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल आर वो डिस्टेंस जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम ये देख पा रहे हो कि अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो जाए तो वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ही नहीं, है ना। तो अगर मान लो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ये जीरो से यहाँ तक जो लेंथ है ये कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो हमें यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न मिलना स्टार्ट होगा और उसका वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो इसे हम मान लेते हैं, मान लो हम इसे ई नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, जो पीछे वाले केस में हमने निकाल रखा है इसे मान लो हम ए नॉट लिख देते हैं। ठीक है, ए नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, हम ऐसा बस मानने के लिए मान लिए कि ऐसा यहाँ पर मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद सरफेस के बाहर का तुम एक्सप्रेशन देखोगे तो सरफेस के बाहर का एक्सप्रेशन क्या है? E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे तुम दूरी बढ़ाते जाओगे तुम देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे तुम सेंटर से दूरी बढ़ाते जाओगे, मतलब सरफेस से दूर भागते जाओगे, दूर चलते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा? इंटेंसिटी कम होता चला जाएगा, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो तुम समझ पा रहे हो इसका ग्राफ किस तरीके से बनने वाला है ना। अब ये जो ई नॉट है, ये ई नॉट के जगह पे तुम इसे ई मैक्स बोलो तो ज़्यादा सही रहेगा, ई मैक्स, क्योंकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। ई मैक्स कहाँ पर? इसके सरफेस पर।
जो कि बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल है। बात समझ में आया? तीनों केस क्लियर है। आउटसाइड द सरफेस जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें सरफेस पर मिलने वाला है और इनसाइड द सरफेस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिलने वाला है। क्लियर है तीनों पॉइंट? और हमने जो बाहर के लिए एक्सप्रेशन देखा स्फेरिकल सेल से बाहर के लिए, वहाँ हमने ये सीखा कि अगर इस स्फेरिकल सेल के जगह पर तुम एक पॉइंट चार्ज मानते हो तो उसे तुम इसके सेंटर पे प्लेस कर दो और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आएगा वो बिल्कुल सेल की जैसा ही होने वाला है, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में देख रखा है। क्लियर बच्चों? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास एक और टॉपिक बच गया है चैप्टर 1 से, वो है चार्ज शीट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। अगर ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना कि लेक्चर समझ में आया, और अगर कहीं दिक्कत हुआ हो तो वो भी बताना कि हाँ मुझे यहाँ दिक्कत हुआ है। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर फर्दर मोर वीडियोस, क्योंकि इस सीरीज में हम आगे हर एक चैप्टर से डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं। ठीक है? टोटल पूरा जो लेक्चर तुम्हारा चलेगा डेरिवेशन सीरीज में, इसमें हम फिजिक्स के हर एक डेरिवेशन, हर एक सिंगल डेरिवेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक है? तो चैनल से जुड़े रहो ताकि तुम्हें उसका फायदा हो सके। ओके?